गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर रहने वाला है एवोल्यूशन और विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 को जैसे ही पढ़ेंगे तो हम जीरो से हीरो बनने वाले हैं डेफिनेटली। वाह, ये क्या लिख दिया आपने, जीरो से हीरो? हाँ बिल्कुल, जीरो से हीरो बनने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जैसे ही आप कवर कर लेंगे तो आपका जो ये चैप्टर है वो अपनी मुट्ठी में होगा और बिल्कुल आप इसको बिल्कुल 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 इजी वे में कवर कर लेंगे। तो जुड़ते हैं आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने एक धमाका है, एक मसाला है। सबसे अधिक कपाल गुहा किसकी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब जैव विकास देखा गया और जैव विकास में जब मानव के विकास को पढ़ा गया तो एक चीज सामने आई कि सबसे अधिक कपाल गुहा किसकी थी। तो बेटा आपके सामने ऑप्शन रखे गए, पेकिंग मानव, नियंडरथल मानव, जावा मानव, क्रोमेगनन मानव। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा सटीक बैठने वाला है, किसको आप टिक मार्क करने वाले हैं? बिल्कुल उस पर आपको टिक मार्क करना है, लॉक करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन से लेकर के सारे क्वेश्चन जो आपकी नोट्स की कॉपी में डालने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये एक एग्जाम के लिए खुराक है, एक डोज है, एक रामबाण साबित होने वाला वरदान आपको मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ में आप जुड़े हैं। डेफिनेटली यदि आप राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हैं, ऐसा नहीं हो कि साल 2 साल बाद में पछतावा हो जाए, उससे पहले ही आपको इसके साथ में जुड़ना है और बहुत शानदार कंटेंट जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको इकट्ठा करना है। और एग्जाम से पहले एक शानदार प्रिपरेशन के साथ में हमें अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। बेटा देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सबसे अधिक कपाल गुहा किसकी थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एक गिलास पानी लेकर के इसको पी जाना है घोल करके, और याद कर लेना बेटा कि इसके अंदर करेक्ट आंसर अपने पास में डी ऑप्शन आएगा, यानी क्रोमेगनन मानव हो जाएगा। सबसे अधिक कपाल गुहा किस में देखने को मिली थी? तो क्रोमेगनन में देखने को मिली थी। बिल्कुल रट्टा लगा लोगे, बिल्कुल रट्टा लगाना है। अब देखो हम इस वे में जाएंगे, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर के पास में पहुंच जाएंगे और हमें क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि बाकी तीन को क्यों पढ़े हम, जब हमें आंसर पता चल गया कि यहाँ पर क्रोमेगनन मानव है तो है। इस प्रकार से हम डेफिनेटली उसको कॉन्स्टेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने एक और धमाका रख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने के बाद में मेरे लाडले इसका करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो बेटा क्या कहना चाहता है, कुछ विभिन्न समूह के जंतुओं में आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न संरचनाओं का एक ही दिशा में अनुकूलित होना क्या कहलाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। बिल्कुल 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। कुछ विभिन्न समूह के जंतु हैं, उनमें आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न संरचनाओं का एक ही दिशा में वन डायमेंशनल क्या हो जाता है? अडेप्टेशन हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है, या अनुकूलित होना क्या कहलाता है? देखो बेटा ए ऑप्शन में कह रहा है कि अपसारी है, बी में कह रहा है अभिसारी है, और सी में कह रहा था समानांतर है, और डी में कह रहा है कोई नहीं। बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर देना है और पूरा प्रयास करना है क्वेश्चन की खोपड़ी फोड़ने का। शाबाश बेटा शाबाश। किस ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं? बहुत शानदार दमदार जानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा। बहुत शानदार क्लास होने वाली है आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास के अंदर। इस पूरे चैप्टर को हम कवर कर लेंगे क्योंकि इस चैप्टर का हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। और पार्ट नंबर 3 का मतलब ये है कि इसमें जितना मसाला बन रहा था वो सारा का सारा आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपके सामने रख दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बेटा जब इस प्रकार का अडेप्टेशन होता है तो उसको कहा जाता है अभिसारी अनुविकास कहा जाता है। अभिसारी विकास के नाम से जानते हैं तो इसमें बेझिझक आपको किसके पास में जाना है? बी ऑप्शन के पास में जाना है। अभिसारी अनुकूलन भी कह सकते हैं, अभिसारी विकास भी कह सकते हैं। बिल्कुल रट लोगे, बिल्कुल रटना है। एक बार पुनः मैं लाइन को रिपीट करूंगा। अगला क्या कहना चाहता है हमें कि कुछ विभिन्न समूह के जंतुओं में आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न संरचनाओं का एक ही दिशा में अनुकूलित होना क्या कहलाता? तो हम इसमें करेंगे अभिसारी विकास कहलाता है। तो बिल्कुल नोट्स में डालना है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। अब देखो बात करते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की, जो एक बार फिर से आपके सामने एक खुराक के रूप में नजर आ रहा है। निम्न में से कौन सा सरीसृप पानी में लौटकर मछलियों सा व्यवहार करने लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आई है भाई। ये जैव विकास के मामले में एक और शानदार धमाकेदार लाइन आपके सामने आ रही है। क्या कहना चाहता है, कौन सा सांप है जो पानी में लौटने के बाद में मछली जैसा व्यवहार करने लगा? तो क्या कहना चाहता है, इक्थियोसोरस है, केलोटिस है, या फिर इसके बाद में हेमी डेक्टाइलस है, या फिर एलिगेटर है? ये 4 आपके सामने ऑप्शन है बेटा। आपको पूरा रीड आउट करना है, उसके बाद में आपको समझना है, उसके बाद में आपको बिल्कुल टिक मार्क करना है, लॉक करना है।
शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दमदार, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सा सरीसृप पानी में लौट करके मछलियों जैसा व्यवहार करने लगा था? सीधा सीधा रट लेना बेटा। इसके अंदर आपको किस ऑप्शन के पास में जाना पड़ेगा? ए ऑप्शन के पास में जाना पड़ेगा। यानी वो कौन था? इक्थियोसोरस था। कौन था? इक्थियोसोरस था, जो पानी में लौटने के बाद में किसकी तरह व्यवहार करने लग गया था? पिसीज की तरह, मछली की तरह व्यवहार करने लगा। तो लॉक कर दो यहाँ पर अपने पास में, ए ऑप्शन को हमने लॉक किया। बिल्कुल याद रख लोगे। बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार आपके सामने फिर आया। अब देखो, कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और एक और आपके सामने खुराक रखता हूं, और मैं कहता हूं कि 12th बोर्ड वाले विद्यार्थी जितने भी हैं, इस क्वेश्चन को वास्तव में ही पानी के साथ में पी जाना है, घोल लेना है इसको। सिलाकेंथी मछली की उपस्थिति देखी गई थी 1938 के अंदर, 1938 के अंदर एक मछली पकड़ी गई जिसका नाम सिलाकेंथी था। और बेटा याद रखना, ये जो उभयचर है उनकी पूर्वज थी ये किसकी पूर्वज थी? ये उभयचर की पूर्वज थी। मैं आपको ये बात एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको याद रखना किसकी पूर्वज थी? ये उभयचर की पूर्वज थी। बेटा ये कहाँ देखी गई थी? दक्षिण अमेरिका में देखी गई थी, दक्षिण अफ्रीका में देखी गई थी, उत्तरी अमेरिका में देखी गई थी, और उत्तरी अफ्रीका में देखी गई। एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन उठा करके आपके सामने रख दिया। मेरे लाडले इस क्वेश्चन को कवर करेंगे और इस क्वेश्चन को अपनी झोली में डालेंगे। एग्जाम से पहले इसका फिर से रीड आउट करेंगे, एक बार फिर से प्रिपरेशन करेंगे। बिल्कुल एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि खालिस्तान में एक मछली पकड़ी गई जिसका नाम क्या था? तो बेटा आपको करना सिलाकेंथी। ठीक है, अब वो कहाँ पकड़ी गई तो उसका हम डिस्कस करते हैं। याद रखना अच्छी तरीके से, आपको यहाँ पर घोल करके पीना होगा बी ऑप्शन को। यानी ये सिलाकेंथी 1938 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पकड़ी गई थी। कहाँ पर पकड़ी गई थी? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पकड़ी गई थी, तो याद रख लेना। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ, और एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ। डार्विन को अपने प्राकृतिक वर्णमत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय चार्ल्स डार्विन में जैविक विकास में निम्नलिखित में से किस एक की भूमिका में विश्वास नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आ गया बेटा। चार्ल्स डार्विन जब प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत देता है, तो जैविकास के क्रम में इन चार में से वह किसको नहीं मानता? देखो बेटा, पहले क्या कहना चाहता है? प्राकृतिक शत्रुओं के रूप में परजीवी तथा परभक्षी, योग्यतम की उत्तरजीविता, जीवन के लिए संघर्ष, और 4 नंबर पे कह रहा है कि असतत विभिन्नताएं। ये असतत विभिन्नताएं, ऊपर बिंदी नहीं है, असतत विभिन्नताएं। ये ऑप्शन आपके सामने कौन सा यहाँ पर सटीक बैठने वाला है उसको आपको लॉक करना है। शाबाश, बहुत शानदार क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चनों को एक जगह जमा जमा करके रखना है आपको। डार्विन को अपने प्राकृतिक वर्ण मत में जैविक विकास में निम्नलिखित में से किस एक की भूमिका में विश्वास नहीं था? देखो बेटा, बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक शत्रुओं के रूप में परजीवी तथा परभक्षी, बिल्कुल विश्वास था इसका। योग्यतम की उत्तरजीविता चार्ल्स डार्विन की सबसे महत्वपूर्ण लाइन थी। इन्होंने क्या बताया था? योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब क्या है, मीन्स क्या? मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जो जीव वातावरण की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, अर्थात अनुकूलित हो जाते हैं, वो सक्षम होते हैं, स्टेबल होते हैं, और बच्चे उत्पन्न करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। तो प्रकृति उनका सिलेक्शन कर लेती है। और योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब यही है कि प्रकृति जो अच्छी क्वालिटी वाले जो जीव हैं उनको सिलेक्ट कर लेती है, और उनका धीरे 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 क्या चलता रहता है, पीढ़ी दर वो वंशागत होते जाते हैं। तो ये योग्यतम की उत्तरजीविता चार्ल्स डार्विन की सबसे महत्वपूर्ण लाइन थी। जीवन के लिए संघर्ष, बिल्कुल जीवन के लिए संघर्ष है। जीना है तो कुछ करना पड़ेगा, और ये आप पर भी लागू होता है। मैं कहता हूँ चार्ल्स डार्विन ने ये लाइन है वो आज के स्टूडेंट के लिए भी बोली है, क्योंकि कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें एक बड़ी रेशियो के अंदर, एक बड़ी संख्या के अंदर विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, और हमें वहां पर यदि अपना स्थान प्राप्त करना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमें हर एक लाइन को डीपली पढ़ना पड़ेगा, हर एक लाइन में हमें फिक्स्ड करना पड़ेगा कि वास्तव में ये होता है तो होता ही है, नो डाउट ये लाइन 100% राइट है। तो वहां पर हम जाकर के अपने आप में क्या कर सकते हैं? एक संघर्ष कर सकते हैं और एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों बात चार्ल्स डार्विन ने बताई थी, लेकिन असतत विभिन्नताएं नहीं बताई थी। असतत विभिन्नता का मतलब होता है विभिन्नता हुई फिर नहीं होगी, फिर हुई फिर नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा। लगातार विभिन्नताएं होती हैं, ये बात चार्ल्स डार्विन बताता है, लेकिन असतत विभिन्नता के बारे में चार्ल्स डार्विन कोई डिस्कस नहीं करता है। तो मेरे लाडले यहाँ पर हम डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। कौन से ऑप्शन को लॉक कर देंगे? डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। तो अब ये आपके समझ में आया होगा। इतना शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया मेरे बेटे, अच्छी तरीके से रट्टा लगा लेना।
और इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। सुमेलित कीजिए भाई, आपको मैचिंग करना है, किसको किसके साथ में मिलाना है। देखो क्या कहता है, ऑस्ट्रेलो नहीं है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इसके सामने लिखा पहला मानव की तरह। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। और इसके बाद में देखो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है होमो हेबिलिस, इसके ऊपर लाइन आ गई बेटा, इसके ऊपर लाइन। हाँ, देखो इसके ऊपर लाइन आ गई थी। क्या कहना चाहता, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। फिर होमो हेबिलिस उत्परिवर्तन, इसके सामने लिखा शरीर की रक्षा के लिए। देखो यहाँ पर टाइपर ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पर हम लिखेंगे, ये पूरी लाइन मुझे ध्यान है कि इसके अंदर क्या होगा, शरीर की रक्षा के लिए खालों का प्रयोग करना। ये खाल को यूज करते थे, पशुओं को मार मार करके और उनकी चमड़ी निकाल करके अपने शरीर को ढकते थे। तीसरे में क्या कह रहा है, होमो इरेक्टस यानी अफ्रीका में विकसित हुआ और नियंडरथल मानव संभवतः मांस खाया मानव है। होमोसेपियंस की बात करें, पत्थरों के हथियार से शिकार किया और फल खाया। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ 12th एनसीईआरटी के अंदर लास्ट के अंदर मानव का विकास दिया हुआ है और मानव के विकास के अंदर जो एक पेज दिया हुआ है, उस एक पेज का पूरा सार इस एक क्वेश्चन में मिलने वाला है। क्योंकि बेटा यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़े गौर से इसको समझना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। और इसमें मैचिंग देखो किस प्रकार से करना है, अच्छे से समझना मेरे लाडले, ध्यान देना। देखो क्या कहना चाहता है इसके अंदर ये, और बहुत शानदार क्वेश्चन है इसमें। देखो ये क्या होता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या काम करता था, पत्थरों के हथियार से शिकार करता था और फल भी खाता था, है ना। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का काम ये था। अब इसके बाद बेटा होमो हेबिलिस की बात करें तो ये मानव, ये देखो उत्परिवर्तन, पहला मानव की तरह है। होमो हेबिलिस पहला था जो मानव की तरह दिखने लग गया था, है ना। अब बेटा बात करते हैं इसके बाद में होमो इरेक्टस की। तो होमो इरेक्टस जो था ना, वो संभवतः मांस खाने वाला मानव था, ठीक है। अब करते हैं हम बात नियंडरथल की। तो नियंडरथल की बात करें तो नियंडरथल जो मानव था, इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता कि अपने शरीर की रक्षा के लिए ये खलों का प्रयोग करता था, पशुओं की त्वचा को उतार लेता था और अपने शरीर को ढकने में काम में लेता था। और होमोसेपियंस जो है वो वर्तमान का मानव है, जो बेटा दक्षिणी अफ्रीका में विकसित हुआ था। तो इस प्रकार से मैचिंग करोगे तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कौन सा आ रहा है, पहले में 5 आ रहा है ना। तो पहले में 5 कहाँ पर है भाई, पहले में 5, ओ हो, यहाँ पर पहले में भी है, दूसरे में भी, तीसरे में चौथा, तो फिर दूसरा मिलाते हैं इसके अंदर। तो दूसरा क्या कहना चाहता है, यानी होमो हेबिलिस पहला। तो बेटा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा अपना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सटीक होने वाला। तो लॉक कर दीजिएगा 3 नंबर ऑप्शन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलें और इसको अच्छी तरीके से आपको नोट्स में डालना है। बिल्कुल मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ इस चैप्टर को कवर करवाने का। मेरे लाडले यदि विश्वास के साथ में और कॉन्फिडेंस के साथ में क्लास के साथ में बने रहेंगे तो बहुत कुछ नया सीख जाएंगे। मात्र 30 से 35 मिनट की क्लास के अंदर आपको बहुत शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल विद एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं कोशिश। अब देखो बेटा बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्या कहना चाहते हैं, साखनी अवरोहण प्रस्तुत करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साखनी अवरोहण किसको प्रदर्शित करता है, समजातता को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, या फिर इसके बाद में समवर्ती को, अवशेषी अंग को, पूर्वजता को। दीजिए करेक्ट आंसर। साखनी अवरोहण एनसीईआरटी में सीधा लाइन लिखा हुआ है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साखनी अवरोहण किसको प्रस्तुत करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। सीधा मैं लॉक कर देता हूँ इसके अंदर। बेटा आपको लॉक करना है ए ऑप्शन को। कौन से ऑप्शन को लॉक करना है, ए ऑप्शन को लॉक करना है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली कि समजातता जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है साखनी अवरोहण। अब कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और एक और क्वेश्चन आपके सामने जो शानदार धमाकेदार क्वेश्चन है, औद्योगिक कृष्णता किसका उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक कृष्णता जो है वो किसका एग्जाम्पल है। देखो हम चर्चा करते हैं। औषध प्रतिरोध का है, उद्योगों से निकलने वाले धुएं के कारण त्वचा का काला पड़ जाना, परिवेश से सुरक्षात्मक सामंजस्यता दिखाई देना, पैराबैंगनी विकिरणों के प्रति त्वचा का सुरक्षात्मक एडेप्टेशन होना, अनुकूलन होना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन से को लॉक करने वाले हैं, बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, औद्योगिक कृष्णता किसका एग्जाम्पल है। वापिस रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने, बोल देता हूँ। औषध प्रतिरोध है, उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है उसके कारण से त्वचा का रंग काला पड़ जाना, परिवेश से सुरक्षात्मक सामंजस्यता को रिप्रेजेंट करना, पराबैंगनी विकिरणों के प्रति त्वचा का सुरक्षात्मक एडेप्टेशन दिखाई देना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। खोपड़ी फोड़ दो क्वेश्चन की, धमाका कर दो बेटा, यहाँ पर पूरा जोर लगा दो। बिल्कुल हलवा है ये क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। बिल्कुल मसाला, बिल्कुल खुराक, बिल्कुल डोज है ये। शाबाश बच्चा शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो लॉक कर देना यहाँ पर सी ऑप्शन को। देखो औद्योगिक कृष्णता का
जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? परिवेश में सुरक्षात्मक सामंजस्यता का है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मिमिक्री होती है एक प्रकार से। मिमिक्री का मतलब देखो आपको मैं बताता हूँ। जैसे पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, इसके अंदर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियों के अनुसार, शाखाओं के अनुसार या फिर भूमि के रंग के अनुसार अपने शरीर का रंग बदल लेते हैं, जिसको मिमिक्री के नाम से जानते हैं। वैसे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो कीट पाए जाते हैं वो पहले जैसे हरे लाल रंग के हुआ करते थे, तो पेड़ पौधों की पत्तियां पोल्यूशन के कारण से काली पड़ गई, तो काली पत्तियों के अंदर लाल व हरे रंग के जो कीट थे वो शिकारी प्राणी के द्वारा आसानी से पहचाने जाते थे बेटा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन कीटों ने ऐसा अडेप्टेशन किया कि अपना लाल और हरा रंग छोड़ करके काला रंग प्राप्त कर लिया। अब काले रंग में काला रंग शिकारी प्राणी को दिखाई नहीं देता और वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। इस प्रकार के अडेप्टेशन को औद्योगिक कृष्णता का एग्जाम्पल माना जाता है, जो परिवेश से सुरक्षात्मक सामंजस्यता को दर्शाता है। बहुत अच्छी बात बताई मैंने यहाँ पर, और सी ऑप्शन को लॉक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते एक और नया धमाका, एक और नया क्वेश्चन। दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखो मानव दो पैरों के ऊपर चलता है, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर एक में कह रहा है ये, हमें क्या बताना चाहता है ऑप्शन नंबर एक के अंदर? ये कहता है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल हो सकती है, शरीर की शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल जाना है आपको यहाँ। आप यहाँ पर किसके साथ में जाने वाले, किस ऑप्शन को यहाँ पर आप लोग करने वाले बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ आपको, देखो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा लग रहा है उसको ही लोग करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मैं किसको लॉक करूं? तो देखो आपको लॉक करना पड़ेगा यहाँ पर ए ऑप्शन को। कौन से ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा? ए ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा। यानी हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन को हमने लॉक किया। अब बेटा मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और आपके सामने एक और शानदार सा क्वेश्चन रख देता हूँ, जो एनसीईआरटी में सीधा सीधा लाइन दिया हुआ मेरे बेटा। लॉक कर दो इसको भी पढ़ने के बाद में इसका करेक्ट आंसर। अनुवंशिक विचलन किसके कारण होता है? अचानक जनसंख्या का पलायन कर जाना, सतत जीन का पलायन हो जाना, उत्परिवर्तन होना और प्राकृतिक वर्ण होना। मैं कहता हूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूं। अनुवंशिक विचलन किसके कारण से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको पूरा दम लगाना है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है बेटा, हम थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे आगे की ओर। देखो क्या कहना चाहता है, अनुवंशिक विचलन जो है वो किसके कारण से होता है? तो आपको यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा ए ऑप्शन को, यानी अचानक जनसंख्या पलायन के द्वारा। जब जनसंख्या पलायन कर जाती है तो अनुवंशिक विचलन हो जाता है। अनुवंशिक विचलन का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रजाति एक विशेष क्षेत्र में रहती है तो एक संतुलन की स्थिति में रहती है, लेकिन वहां से कुछ सदस्य पलायन कर जाए, उस क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्र की ओर चले जाएं, तो पीछे वाले जो जंतु का संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, और वहां पर कई बार जेनेटिक विचलन देखने को मिलता है, अनुवंशिक विचलन देखने को मिलता है बेटा। तो यहाँ पर हम किसको लॉक करेंगे? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाहता है, कुछ खगोल वैज्ञानिक पेनस्पर्मिया के विचार का अभी भी समर्थन करते हैं, इसका कारण क्या है? देखो कुछ खगोल वैज्ञानिक ऐसे हैं जो पेनस्पर्मिया के विचार का अभी भी समर्थन करते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखो इसमें ऑप्शन आपको क्या दिए हुए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या कहना चाहता है कि मृत एवं अपघटित पदार्थों से जीवन का सर्जन, रसायनों से जीवन का सर्जन हुआ, मानव वृषण में शुक्राणु की उत्पत्ति, अन्य ग्रहों से स्पोर नामक जीव की इकाई या पृथ्वी पर स्थानांतरण। इसको लॉक करना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है मेरे लाडले। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, ढूंढिए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन दे के जा रहा हूं कि कुछ खगोल वैज्ञानिक पेन स्पर्मिया, खगोल वैज्ञानिक क्या काम करते हैं? पेन स्पर्मिया जो है उसके विचार को अभी भी उसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि ये बात उनकी सही थी, पेन स्पर्मिया में जो बातें बताई गई थी, और उसका समर्थन करते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं, और बिल्कुल इन चार ऑप्शन में कौन सा सटीक बैठने वाला है उसके बारे में आपको सोचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया बेटा। शाबाश 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 शाबाश। देखो यहाँ पर आपको लॉक करना होगा डी ऑप्शन को। कौन से ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा? डी। अन्य ग्रहों से स्पोर नामक, स्पोर का मतलब क्या होता है? हम वैसे तो जानते हैं बीजाणु बोलते हैं स्पोर को, नामक जीवन की इकाई या पृथ्वी पर स्थानांतरण हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा बताता है पेनिस्पर्मिया सिद्धांत।
ठीक है ना। स्पर्म 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 का मतलब क्या होता है? शुक्राणु, है ना। स्पोर स्पोर का मतलब बीजाणु। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद में कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पूरा दम लगाना है और यहाँ पर क्या सटीक होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देख पा रहे हैं एक और शानदार क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। विकास के दौरान जिराफ की गर्दन तथा अग्रपाद निम्न के कारण लंबे हो गए। मैं कहता हूँ क्वेश्चन की पूरी कैपेसिटी के साथ में खोपड़ी को तोड़ना है। विकास का क्रम आया था और जिराफ की गर्दन और अग्रपाद निम्न के कारण से लंबे हो गए। बेटा मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ये जिराफ के बारे में जो प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक था, अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था, सिद्धांत जो था वो लेमार्क था। अब आप यहाँ पर इसका अरे आराम से करेक्ट आंसर ढूंढ लेंगे। देखो, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, प्राकृतिक वर्ण, भौगोलिक पृथक्करण, अभिसारी विकास, ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, कौन सा यहाँ पर अपना सटीक ऑप्शन होने वाला है, उसके साथ में आपको आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो, विकास के दौरान ऐसा हुआ था कि जिराफ जो है पहले गधे व घोड़े के समान था, लेकिन जैसे ही विकास हुआ तो गर्दन और आगे की दो टांग लंबी हो गई थी। और ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है, जिसको देने वाला साइंटिस्ट कौन था बेटा? लेमार्क था। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन क्लियर कर पा रहे हैं आप। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको बताना लेमार्क। और बेटा एक और बता देता हूँ, प्राकृतिक वर्ण भी लिखा हुआ है यहाँ। और प्राकृतिक वर्ण के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? चार्ल्स डार्विन था। यानी नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? तो वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसने दिया था? लेमार्क ने। और जिराफ पर प्रयोग किसने किया था? लेमार्क ने। बिल्कुल ये शानदार सा चैप्टर आपके सामने रखा है और अच्छी तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। चलो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना चाहता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो बेटा क्या कहना चाहता है, पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पक्ष, और पक्ष का मतलब पंख मान लो, क्या होते हैं? किसका उदाहरण है? प्राकृतिक वर्ण का, अनुकूली विकिरण का, अभिसारी विकिरण का, विकास का, और औद्योगिक मेलेनिज्म का। बिल्कुल, और इस औद्योगिक मेलेनिज्म को औद्योगिक कृष्णता के नाम से भी आप जान सकते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पर आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, कौन सा यहाँ पर सटीक बैठने वाला है, उसके बारे में मेरे लाडले डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ। पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण है, किसका है? प्राकृतिक वर्ण का, अनुकूली विकिरण का, अभिसारी विकास का, औद्योगिक मेलेनिज्म का। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखो यहाँ पर आपको लॉक करना है सी ऑप्शन को। कौन से ऑप्शन को लॉक करना है? सी ऑप्शन को लॉक करना है। यानी पेंगुइन पेंगुइन व डॉल्फिन जो है वो भी अभिसारी विकास का एग्जाम्पल माना जाता है। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। किस जीवाश्म मानव की कपाल गुहा आधुनिक मानव के लगभग समान थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर ढूंढने का पूरा पूरा प्रयास करना है मेरे लाडले। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत शानदार, दमदार। देखो कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, या फिर इसके बाद में कौन था? जावा कपी मानव था, नियंडरथल मानव था, पेकिंग मानव था। ये ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल दीजिए करेक्ट आंसर। इतना शानदार क्वेश्चन है कि बस एग्जाम में हूँ बहुत छपने की पूरी संभावना रखता है। जिस देखो, किस जीवाश्म मानव की कपाल गुहा, रट लेना, जीवाश्म मानव प्राप्त हुआ और उसकी कपाल गुहा आधुनिक मानव के लगभग समान थी। और आधुनिक मानव का मतलब क्या है भाई? आज का मानव। आधुनिक मानव का मतलब क्या है? आज का मानव। तो देखो वो कौन था? वो था नियंडरथल मानव। तो यहाँ पर बेटा लॉक करेंगे हम, कौन से ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं? सी ऑप्शन को लॉक करने वाले। ठीक है, समझ में आया? अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने और एक शानदार सा क्वेश्चन रख देता हूं। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से, जिसकी कोई तुलना नहीं है। वापिस एक गिलास पानी लेना है, इस क्वेश्चन को घोलना है और पी जाना है। देखो मिलर नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था, और उसने अपने प्रयोग के अंदर एक बंद फ्लास्क लिया था और उसके अंदर मिश्रण कर एमिनो अम्ल उत्पन्न किए थे। तो वो मिश्रण किसका था? देखो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या लिखा हुआ है? CH3 मेथिल है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है और जलवाष्प है। सेकंड में क्या कर रहा है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस किस की बात कर रहा है बेटा? ये मेथेन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, अमोनिया की बात कर रहा है, जलवाष्प की बात कर रहा है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मेथिल की बात कर रहा है, हाइड्रोजन, अमोनियम और जलवाष्प की बात कर रहा है। ये NH4 अमोनियम होता है बेटा। 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जलवाष्प। ये ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने बेटा।
किस ऑप्शन को आप यहाँ पर लॉक करने वाले हैं, कौन सा आपको ये लग रहा है कि ये सटीक होने वाला है। बिल्कुल करेक्ट आंसर देना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर आपको लॉक करना है बी ऑप्शन को। देखो 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जलवाष्प का मिश्रण लेकर के वो एमिनो एसिड बनाता है। तो यहाँ पर अपने पास में बी ऑप्शन लॉक होने वाला है। टेम्परेचर को ध्यान में रखना है बेटा, यहाँ पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। बिल्कुल। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन रख देता हूं और बिल्कुल इसका आंसर देने का प्रयास करना। प्रथम स्तनधारी थे, मानव था, वनमानुष, बंदर या मंजोरू। ये आपके सामने है प्रथम स्तनधारी। देखो इस मंजोरू को शुरू के नाम से भी जानते हैं और लॉक कर देना इसके अंदर प्रथम स्तनधारी कौन था। मैं सीधा ही जाता हूं ऑप्शन के पास में क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है और आप भी यहाँ पर डी ऑप्शन देने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि मानव तो प्रथम स्तनधारी नहीं हो सकता, उसके बाद में वन में घूमने वाला मानव भी नहीं हो सकता, बंदर भी नहीं हो सकता क्योंकि उससे पहले कई प्रकार की जातियां आ चुकी है मानव की। तो मंजोरू था, श्रू था। क्या था, कौन सा था, श्रू, याद रख लेना। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं और वो अच्छा क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका करेक्ट आंसर ढूंढेंगे। बेटा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन आपको, ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल तथा प्लासेंटल स्तनधारियों में, प्लासेंटल का नहीं है ये, प्लेसेंटल स्तनधारी कह सकते हैं हम, में समान लक्षण होते हैं। ये किस प्रकार का विकास है। प्लेसेंटल का मतलब आप जानते हो सारे के सारे, यानी ये किसकी बात कर रहा है अगला, अपरा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है अगला, अपरा की बात कर रहा है, प्लेसेंटा की बात कर रहा है। ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल, मार्सुपियल जानते हो कंगारू की, देखो आपने देखा होगा मार्सुपियल कंगारू के बारे में आपने सुना होगा। ये जब बच्चे को उत्पन्न करता है तो अलग विकसित बच्चे को जन्म देता है और इसके पेट में एक थैली होती है और उस थैली के अंदर उस बच्चे को तब तक रखता है जब तक उसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो जाए या वो अपने बलबूते पर खड़ा नहीं हो जाए। बात समझ रहे हो। तो ये कहना चाहता है कि, और ये एक तो ऑप्शन आपको दे दिया मार्सुपियल का और दूसरा दे रहा प्लेसेंटल स्तनधारी, प्लेसेंटा, जिसका डेवलपमेंट प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, में लक्षण समान होते हैं। तो ये किस प्रकार का विकास है। अब ऑप्शन सुनो, अनुकूलीय विकिरण है, अपसारी विकास है, चक्रीय विकास है, अभिसारी विकास है। ये ऑप्शन आपके सामने रखे गए। मैं कहता हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूं। एनसीईआरटी के अंदर सीधा सीधा डायग्राम दिया गया है और वहां पर मार्सुपियल्स के बारे में, कंगारुओं के बारे में समझाया गया है और ये स्पष्ट लिखा कि किस प्रकार का डेवलपमेंट है, किस प्रकार का विकास है। बेटा लॉक कर देना इस क्वेश्चन को और यहाँ पर आपको जाना होगा डी ऑप्शन के पास में। कौन से ऑप्शन के पास में जाना होगा, डी ऑप्शन के पास में जाना होगा, यानी करेक्ट आंसर निकल के आएगा अभिसारी विकास। तो ऑस्ट्रेलिया का मार्सुपियल और प्लेसेंटल जो स्तनधारी होते हैं उनमें लक्षण समान होते हैं जो अभिसारी विकास को दिखाने का काम करते हैं। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने और क्वेश्चन रख देता हूं धमाकेदार, और वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपको, देखो ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में करेक्ट आंसर के पास में जाना है। ह्यूगो डिवरीज के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक ने बताया और विकास की क्रियाविधि का क्रम क्या था। तो क्या कहता है, बहुचरण उत्परिवर्तन हुआ, साल्टेशन और लैंगिक दृश्य प्ररूप परिवर्तन, लक्षण प्ररूपी विभिन्नता और लघु उत्परिवर्तन। दो करेक्ट आंसर करो इस क्वेश्चन का लॉक और लगाओ लॉक इसमें फटाफट, कौन सा सटीक होने वाला है। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है और मैं कहता हूं क्वेश्चन की रेटिंग बिल्कुल नहीं गिरनी चाहिए। 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपके सामने पड़ा बेटा, बहुत शानदार दमदार धमाकेदार क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखो ह्यूगो डिवरीज ने जो विकास की क्रियाविधि बताई थी उसको साल्टेशन से समझाया था उसने। तो बेटा यहाँ पर आप किस ऑप्शन को लॉक करेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और क्वेश्चन को आप राइट कर पाएंगे बिल्कुल। तो साल्टेशन के बारे में समझाने वाला कौन था, ह्यूगो डिवरीज था। ठीक है। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने एक और शानदार दमदार क्वेश्चन रख देता हूं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आनुवंशिक साम्यता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। मैं कहता हूं एक बार फिर से एक गिलास पानी लीजिए और क्वेश्चन को घोल करके पी जाइए। आनुवंशिक साम्यता का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था। लेमार्क था, डिवरीज था, हार्डी वेनबर्ग था और डार्विन था। ये ऑप्शन बेटा आपके सामने है। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, कौन सा आपका यहाँ पर सटीक होने वाला, सही होने वाला है, इस बात के बारे में आपको जानना है बेटा। शानदार, बहुत दमदार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ पर करेक्ट आंसर देना है। देखो हार्डी वेनबर्ग होगा यहाँ पर जिसने एक सिद्धांत दिया था पी स्क्वायर प्लस का 2p क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर बराबर का 1। ये सिद्धांत आया था हार्डी वेनबर्ग का। तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। और ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, द्विघाती सूत्र है ये अपने पास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो समीकरण यहाँ पर काम लेता है हार्डी वेनबर्ग और आनुवंशिक साम्यता का सिद्धांत देता है।
तो बेटा लॉक कर दो यहाँ पर कौन से ऑप्शन को, सी ऑप्शन को। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और आपके सामने और एक शानदार क्वेश्चन रखता हूँ, और ये क्या कहना चाहता है कि जैव विकास के समर्थन में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रमाण किसका है। जैव विकास के समर्थन में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रमाण किसका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, और ऑप्शन में क्या रख रखा है, समजात व अवशेषी अंग, समवर्ती तथा अवशेषी अंग, केवल समजात, समजात तथा समवर्ती अंग। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आपके इस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं, जैव विकास के समर्थन में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रमाण किसका है। तो सीधा सीधा जाता हूँ ऑप्शन के पास में, और यहाँ पर आपको लॉक करना है, और लॉक करना है यहाँ पर बी ऑप्शन को, सॉरी सॉरी ध्यान देना, इसको ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पर समजात था ये, समजात और अवशेषी अंग जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण देता है, यहाँ पर अपने पास में ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक करने वाले हैं। अब बेटा मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और आपके सामने एक और धमाका रख देता हूँ, और ये एक और खुराक, एक और डोज देके जा रहा हूँ। गैलोपेगोस द्वीप समूह में फिंच, जो बेटा किसकी फिंच थी आपको पता है, कल की क्लास में बताया था मैंने, ये डार्विन की फिंच थी। किसकी फिंच थी, ये डार्विन की फिंच थी। किस एक के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। देखो, विशिष्ट सर्जन है, उत्परिवर्तनों के कारण हुआ विकास, प्रतिगामी विकास, जैव भौगोलिक विकास। इसका क्वेश्चन करेक्ट आना चाहिए बेटा, क्योंकि इसके बारे में हम कल की क्लास में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। गैलोपेगस द्वीप समूह में जो फिंच पाई गई थी, डार्विन की फिंच, किस एक के पक्ष में प्रमाण देती है। वो विशिष्ट सर्जन में देगी, उत्परिवर्तन के कारण विकास हुआ उसको बताएगी, प्रतिगामी विकास को बताएगी, या फिर जैव भौगोलिक विकास को रिप्रेजेंट करेगी। शाबाश शाबाश। देखो वो किसको करेगी, बायोजियोलॉजिकल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है, यानी जैव भौगोलिक विकास को रिप्रेजेंट करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलें, सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में डालने। मैं नहीं कह सकता कि कोई क्वेश्चन कमजोर है, मुझे तो नहीं लगता, मेरी आत्मा से ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं डाला कि जो सीधा सीधा वो सिंपल सिंपल और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट नहीं, और बच्चे कुछ नहीं नया नहीं सीखे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सारा कुछ ना कुछ आपको सिखाने वाला है। देखो अगला क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार। मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो अम्ल संश्लिष्ट नहीं हुआ, नहीं बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मिलर ने अपना प्रयोग किया था, तो जैसे ही विद्युत तरंग उत्पन्न की तो एक लाल रंग का टुकड़ा देखा, और जब उस लाल रंग के टुकड़े का विश्लेषण किया तो उसमें कुछ एमिनो एसिड दिखाई दिए। इन चार में से वहां पर कौन नहीं था, इन चार में से वहां पर कौन नहीं था, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रट्टा लगा लेना है इसको। ग्लाइसिन, एस्पार्टिक, ग्लूटेमिक, एलानिन, इसमें से कौन नहीं था, तो आपको सी ऑप्शन को लॉक करना है। वहां पर कौन नहीं था, ग्लूटेमिक नहीं था। बिल्कुल। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने रख देता हूं और शानदार क्वेश्चन, और एक और धमाका आपके सामने। आदि मानव से अभिनव मानव, आदि मानव से लेकर के अभिनव मानव तक का जो मानव विकास था, उसका कालानुक्रमिक क्रम क्या था, यानी सीक्वेंस बतानी है टाइम के अनुसार। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में 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 कौन आया। क्या कहना चाहता है, रामापिथिकस, उसके बाद में होमो हेबिलिस, उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो इरेक्टस। इसके बाद में सबसे पहले ऑस्ट्रेलो दे रखा बी में, हेबिलिस, रामापिथिकस और होमो इरेक्टस दे रखा है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस और होमो और हेबिलस दे रखा है। और चौथे में कह रहा है अगला, रामा, ऑस्ट्रेलो, होमो और होमो इरेक्टस। बिल्कुल 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 लॉक कर दो इस क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। इसको ऐसे रखना है कि हे राम आ होम होम, यानी घर घर आ, राम आ घर घर। होम का मतलब क्या, देखो मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको रटा रहा हूँ। हम जब राम का सुमरन करते हैं तो राम को बोलते हैं, हे राम सबके घर में आ तू। तो देखो यहाँ पर राम आएगा सबसे पहले एक नंबर पे, उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मतलब आ, और होम का मतलब क्या होता है, घर, और होम का मतलब क्या होता है, घर, यानी घर घर राम आया। तो यहाँ पर ये रट्टा लगा लेना, यहाँ पर डी ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे। रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस, ये आदि मानव से लेकर के अभिनव मानव तक का मानव विकास का क्रम दिया गया है समय के अनुसार। बिल्कुल। अब कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलेंगे, नोट्स में डालेंगे, सारे ऑप्शन के साथ में डालेंगे। बिल्कुल। अब बेटा देखो एक और शानदार दमदार क्वेश्चन आपके सामने है, और वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हार्डी विनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजीय व्यष्टि की प्रायिकता का निरूपण किससे होता है। थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके थे। क्या कहना चाहता है,
पी स्क्वायर 2pq और प्लस का क्यू स्क्वायर और बराबर का 1, ये समीकरण हार्डी विनबर्ग ने दिया था। बेटा इस डी ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान देना, ए नहीं है ये क्यू है बिल्कुल। और इसने विषम युग्मजीय व्यष्टि की बात की है, तो मैं सीधा जाऊंगा, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं कहूंगा बेटा इसी को रट लेना, 2pq जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, विषम युग्मजीय व्यष्टि को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का हमें जो ऑप्शन लॉक करना है वो डी ऑप्शन लॉक करना है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और इस कड़ी में एक और शानदार दमदार क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं। लंबे दांत वाला ट्राइरेनोसोरस रेक्स की लंबाई या सॉरी की ऊंचाई कितनी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में सीधी लाइन दी हुई है, मैंने इस लाइन में कुछ चेंज नहीं किया, जैसा क्वेश्चन बन रहा था सेम का सेम आपके सामने रख दिया। ट्राइरेनोसोरस रेक्स की ऊंचाई कितनी थी, 20 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 5 फुट। तो इसमें टाइम लेने की कोई बात है नहीं, समझाने की कोई बात नहीं है, सीधा आपको लॉक कर लेना है, एक नंबर ऑप्शन और खोपड़ी में फिट कर लेना कि 20 फुट उसकी ऊंचाई थी। ठीक है। अब कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं, और ये अच्छा क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हार्डी विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। हार्डी विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। देखो क्या कहता है, जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन, और डी ऑप्शन में कह रहा है अगला उपयुक्त सभी हार्डी विनबर्ग वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जाइए करेक्ट आंसर के पास में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो सीधी बात है, जीन प्रवाह भी करेगा, आनुवंशिक विचलन उत्परिवर्तन भी करेगा, तो लॉक किसको करना पड़ेगा, डी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने और एक नया क्वेश्चन रख देते हैं, और वो नया क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किसी जीव के उद्विकासीय इतिहास को क्या कहते हैं, किसी जीव के उद्विकासीय इतिहास को क्या कहते हैं, जाति वृत्त कहते हैं, पूर्वजता कहते हैं, और जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, व्यक्ति वृत्त कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास का आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। लास्ट क्वेश्चन को बिल्कुल सारे बच्चे राइट करने वाले मेरे लाडले, बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूं। किसी जीव के उद्विकासीय इतिहास को किसके नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए और एकदम सटीक आंसर आना चाहिए, प्रयास करना है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, देखो याद कर लेना, रट्टा लगा लेना, इसको जाति वृत्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जाति वृत्त के नाम से जानते हैं। अब कुछ बच्चों की शिकायतें थी कि क्लास लॉन्ग नहीं हो रही, सब छोटी क्लास है, तो आज क्लास काफी लॉन्ग हो गई है और इस चैप्टर का हमने पोस्टमार्टम कर दिया। राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के रूप में स्थित है, उपलब्ध है। आप आराम से उसका विजिट कर सकते हैं, सारे पार्ट को ढंग से पढ़ करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को दमदार जानदार शानदार बना सकते हैं और एग्जाम में अपने पूरा का पूरा 100% देने के लिए आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने सेशन को, अपने चैनल को शेयर करना नहीं भूलें। आज की इस क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, हर एक विद्यार्थी को लाभ मिलना चाहिए। कई बार बच्चे सोचते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपने अपने पास में आ गए, हम ही रख लेते हैं, किसी दूसरे को क्यों दें। हमें देखो, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसका कभी चोरी नहीं हो सकता, जो बांटने से कभी कम नहीं हो सकता। बिल्कुल अपना तो बढ़ता ही जाने वाला है। बहुत शानदार तरीके से हम, आप और हम मिलकर के एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और बायोलॉजी की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर के एकदम लॉन्ग टर्म तक जानेंगे बायोलॉजी वास्तव में है क्या चीज़, बायोलॉजी के अंदर किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कैसे हम इजी वे में याद कर सकते हैं। ये सारी बातें हम राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन करके सीखेंगे। बिल्कुल स्वागत है एक बार सभी का इस राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले सभी अभ्यर्थियों का, सभी दोस्तों का चैनल पर हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे फिर धमाकेदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।